हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था भाषा, उपभाषा और बोली तथा पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी भाषा में क्या डिफरेंस और समानताएं हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य शाखा, अष्टछाप कवि मीराबाई और रसखान। ब्रज, जब हम ब्रज शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो इसका पुराना अर्थ पशु या गायों का समूह या चारागाह आदि हो सकता है। पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया होगा और यहाँ की बोली को ब्रज भाषा या अथवा ब्रजी कहा गया होगा। इसका विकास शोरसेन या ब्रज के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जब हम इसकी मुख्य उपबोलियों की बात करते हैं तो वह बुक्शा, अर्थवेदी, भरतपुरी, डागी, माथुरी आदि है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत संपन्न रही है। 1000 ईस्वी के आसपास से ही हमें इसके साहित्य प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। हिंदी के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा की साहित्य की रचना होती रही है। जब इसके प्रमुख कवियों की बात होती है तो सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, मीराबाई, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके कुछ प्रमुख कवि है। जब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खड़ी बोली के अकारांत के स्थान पर ओकारांत शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा में देखने के लिए मिलता है। जैसे आयो, भलो, दूजो, करेगो, बड़ो। अकारांत, अकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है तथा ओकारांत शब्द वह होते हैं जिनके शब्द में ओ आता है। अकारांत और उकारांत पुरुष लिंग है तथा जब व्यंजनात् के स्थान पर उकारांत शब्दों का प्रयोग हो, उकारांत जिनके अंत में उ हो, उकारांत और इकारांत स्त्री लिंग है। जैसे सबऊ, मालू। नए के स्थान पर ने, कऊ के स्थान पर को, शे के स्थान पर से, पर पे के स्थान पर आदि का प्रयोग होता है। पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह बोली होकर भी भाषा क्यों कही गई। बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली या बातचीत के लिए प्रयुक्त होने वाली की जाने वाली को बोली कहा जाता है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है या विस्तृत स्तर पर बोली जाने लगती है तो वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है। संभवतः ब्रज भाषा का ब्रज भाषा एक सीमित क्षेत्र पर न रहकर जब बड़े स्तर पर बोले जाने लगी तो वह उपभाषा में परिवर्तित हो गई तथा उसमें उपभाषा में साहित्य के निर्माण होने लगे। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित न रहकर भी उससे भी अधिक क्षेत्र पर ब्रज भाषा का विस्तार होने के कारण यह भाषा में परिवर्तित हो गई और 14वीं-15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं-20वीं शताब्दी तक हमें निरंतर ब्रज भाषा में अनेक साहित्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन ब्रज भाषा के बोली होने के बाद भी या फिर पुरानी रूप से ब्रज भाषा शब्द का प्रयोग होने के कारण हो सकता है यह रूप ऐसा का ऐसा ही अपना लिया गया हो। ब्रज भाषा का उद्गम और विकास, इसके संबंध में जैसा कि हमें पता है कि शोरसेन या भ्रंश के मध्यवर्ती रूप से इसका जन्म माना गया है। इसका 1000 ईस्वी के आसपास कहा जा सकता है। स्वाभाविक है कि अब भ्रंश का बहुत प्रभाव है तथा उसके सभी रूपों को समुचित विकास नहीं हुआ है। हेमचंद के व्याकरण में जो उदाहरण मिले हैं उनकी भाषा ब्रज भाषा का पूर्व रूप सुरक्षित है। ब्रज भाषा में ही, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, विभक्ति इसमें ही, अंग ही, करण रूप में मिलती है। जब हम संबंध प्रसर्ग उसमें करेऊ रूप में मिलते हैं तथा अधिकरण प्रसंग में मझे, मंझे, मझे रूप में। इन्हीं से ब्रज को, के, की एवं माज, मही का विकास हुआ है। ब्रज पे पर हेमचंद में ऊपरी रूप में है। सरनाम में भी यह स्थिति है कि हे के स्थान पर हऊ रूप में के स्थान पर मई रूप में तथा औ के स्थान पर आई रूप तथा तू तव ते के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम विशेषण की बात की जाए तो जनु को ब्रज भाषा में जानिए तथा दिनी को ब्रज में दिन ही, गोवही को ब्रज में गोवह आदि क्रिया रूप मिलते हैं जो कि न में उ, यऊ में परिवर्तित हो जाता है। दिहिनी निही ही में परिवर्तित हो जाती है और गोवई को गोवे में परिवर्तित हो जाता है। ई औ में परिवर्तित हो जाती है। संदेश राक्षक, प्राकृत, पेंगलम आदि संधिकालीन रचनाओं में भी ब्रज के रूप देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 1350 ईस्वी के आसपास ब्रज का अधिक स्पष्ट रूप देखने के लिए मिलता है। इसी दृष्टि से अग्रवाल कवि का प्रद्युमन चरित्र, विष्णुदास जी का
महाभारत तथा रुक्मणी मंगलम, स्वर्ग रोहन, स्नेह लीला, मानिक की बेताली पच्चीसा, 36 वार्ता और मेघनाथ की गीता भाषा आदि इसकी 15वीं 16वीं शताब्दी तक की ब्रज की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसी काल में प्राप्त ब्रज रूप निम्नलिखित है। जब हम प्रसर्गों की बात करते हैं तो प्रसर्गों में ने, कहू, को, काओ, कु, शे, सम, ते, को, कौ, के, की, कऊ, माजी, मही, में, मही, मझी आदि का प्रयोग होता है। और सर्वनाम के लिए हऊ, है, मई, मो, महू, मोरे, मोरी, मेरे, तुम, तुम्हारे, शो, ताके, वहा, वे, उन, जे, जो, को, कौन, आपने, अपने, अपनी और क्रिया में हे, भय, भई, है, हो, है आदि का प्रयोग होता है। इसे देखने के लिए मिलता है कि निरंतर शब्दों वर्णों के उच्चारण तथा उनके उनमें परिवर्तन देखते हुए मिलते हैं। जैसे पहले मही मेरे के लिए प्रयुक्त होता था, मही, मेरो, मेरी, मेरा में परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार से आपने, आपनो, अपनी आदि में परिवर्तित हुआ। ये समय के साथ साथ भाषा के वर्ण उच्चारण में तथा प्रयोग में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। जब मध्यकालीन ब्रज भाषा की बात करते हैं तो उसमें सूर, नंद, नरोत्तम दास, नाभा दास, केशव दास, रसखान, सोनीपत, सेनापति, बिहारी, भूषण देव, धनानंद आदि में सुरक्षित है। इसी काल की ब्रजभाषा के रूप में परिनिष्ठ हो गई। शब्द समूह की दृष्टि से इस काल की ब्रजभाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के काफी शब्द आ गए थे। अंतिम काल के लल्लूलाल, भारतेंदु, रत्नाकर, कविरत्न आदि प्रमुख है। इस काल की साहित्यिक ब्रज पर खड़ी बोली का कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। शब्द समूह में आधुनिक ब्रज में अनेक अंग्रेजी के भी शब्द आ गए हैं। इस काल विभाजन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। जब हम 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास की बात करते हैं तो उस समय सूरदास जी थे। तो सूरदास जी से पहले का समय जिसमें पद्मा अन्य अपभ्रंश के आसपास की कविताएं मिलती है उसे सूरदास पूर्व काल कहा जा सकता है। सूरदास के समय की रचनाओं को सूरदास, नंददास, नरोत्तम दास, नाभादास जैसे कवि थे उस समय को सूरदास काल कहा जा सकता है। उसके पश्चात वाले काल को रीति काल कहा जा सकता है जिसमें बिहारी, भूषण आदि थे। तथा आधुनिक काल या आधुनिक रीति काल में हम लल्लूलाल, भारतेंदु, रत्नाकर, कवि रत्न आदि की प्रमुख रचनाओं को रख सकते हैं। तो इस प्रकार 1000 ईस्वी से लेकर 19वीं 20वीं शताब्दी तक हम ब्रज भाषा के समय काल को विभाजित कर सकते हैं। ब्रजबुली, जब हम ब्रज भाषा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रजबुली और पिंगल शब्दों का पिंगल भाषा का वर्णन ना करें। ब्रजबुली यह एक बंगाल का एक कृत्रिम रूप है, बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है जिसमें भ्रमवश लोगों को कभी कभी लगता है ये ब्रज भाषा ही है। 15वीं 16वीं शताब्दी में गोविंद दास तथा ज्ञान दास आदि कवियों ने आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा कृष्ण भक्ति विषय काव्य रचना किया गया। उसी के आसपास की भाषा का साहित्य रचना हुई। उड़िया उड़ीसा के आसपास की कृष्ण का संबंध ब्रज से होने के कारण कदाचित इसे लोग ब्रजबुलिया की संज्ञा दे दिया था। जो यहाँ की व्याकरण तथा शब्द समूह की दृष्टि से ब्रजबुलिया में बांग्ला और मैथिली के अतिरिक्त ब्रज आदि पश्चिमी हिंदियों के रूप का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इसका प्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्ता ने 19वीं शताब्दी में किया था। जब हम पिंगल की बात करते हैं तो यह ब्रजभाषा का एक अन्य नाम है। पिंगल एक प्राचीन मुनि कहे जाते थे जो छंद्र शास्त्र की दृष्टि से आचार्य थे, छंद्र शास्त्र के आदि के आचार्य थे। इन्हीं के नाम पर छंद्र शास्त्र को पिंगल या पिंगल शास्त्र कहने की परंपरा चली। पिंगल या पिंगल शास्त्र का संबंध कवि से है, कविता से है। और राजस्थान में डिंगल के अतिरिक्त ब्रजभाषा का भी काव्य भाषा के रूप में प्रयोग होता रहा है। अतः वहां डिंगल के रूप में सामान्य पर ब्रजभाषा को पिंगल कहा गया। ये कदाचित इसके पूर्वीय भ्रंश और शोरसेनीय भ्रंश के लिए पिंगल का रूप राजस्थान में आरंभ हुआ था। बाद में अन्यंत्र भी यह नाम प्रयुक्त होता रहा और पिंगल के नाग भाषा का भी कहा गया।
प्राकृत पेंगलम का एक टीका है जिसमें पिंगल का प्रयोग प्रवृत्ति अपभ्रंश के लिए हुआ है। जब हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास का समय 1484 से लेकर 1483 से लेकर 1563 के पूर्व की किसी गीत काव्य परंपरा का निश्चित पता तो नहीं है, पर ब्रजभाषा में काव्य रचना की छिटपुट प्रयास अवश्य देखने के लिए मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार राउ कृत राउबेला में पश्चिमी हिंदी की काव्य भाषा के रूप में प्रथम प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं। वस्तुतः काव्य भाषा के रूप में शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। यद्यपि लंबे अमीर खुसरो रेन सुहाग की जाग की के संग तन मेरो मन पियो को दऊ भंग एक दऊ भय एक रंग गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस चल खुसरो घर अपनी रैन भय चहुदेश। इस प्रकार के उदाहरण अमीर खुसरो के ब्रज भाषा में सर्वप्रथम देखने के लिए मिलते हैं। स्वामी रामानंद का भी 14वीं शताब्दी के आसपास का समय है जिसमें कुछ ब्रज भाषाओं की रचना उपलब्ध है। स्वामी रामदास ने शिष्य और निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास ने भी अपने अनेक गयो पदों रैम्यों और शब्द की रचना ब्रज भाषा में की है। उदाहरण के लिए कबीर का यह पद नैनी हमारे तुहारे रहे रति न माने हारी बिहारी बिरह अग्नि तन अधिक जरावे एही लाहू बिचारी। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग स्थान के कवियों द्वारा भी ब्रज भाषा में निरंतर रचनाएं होती रही थी। यह वही भाषा थी जो सूरदास ने अपने पदों में प्रयुक्त हुई थी। रसैत के पदों की भाषा ब्रज के भाषाओं से प्रभावित थी। अखिल खिले नाही का कहे पंडित को ना कहे सुमाई अरबन परन रूप नाही जाके कहे ले लाई समाई। चतुर्भुज दास ने मधुमालती वर्ता नामक प्रेम काव्य की रचना ब्रजभाषा में ही की थी। प्रसिद्ध गायक बेजू बावरा की कुछ ब्रजभाषा के पदों का उल्लेख यंत्र तत्र मिलता है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के प्रथम महान कवि सूरदास हैं, जिन्होंने जिनके पदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्यिक रचना मानते हुए कहा है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूरने की झूठी सी जान पड़ती है। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने यह अनुमान भी प्रस्तुत किया है कि सूरदास किसी चलती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रहे हो पर पूर्व विकास सा प्रतीत होता है। सूरदास के पूर्व ब्रज भाषा में छुटपुट रचनाएं होती रही थी, पर साहित्य भाषा को प्राणिष्ट तक ले जाने का श्रेय सूरदास को ही जाता है। जिस प्रकार अवधी भाषा को प्राणिष्ट बनाने का श्रेय तुलसीदास जी को जाता है, उसी प्रकार ब्रज भाषा में महत्वपूर्ण योगदान सूरदास जी का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को एक परंपरा से आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिनिष्ठ करते साहित्य भाषा के लोक व्यवहार में मेल में लाए। उन्होंने परंपरा में चलती आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार नहीं किया, उसी को अपनाया तथा नया चलन उसमें प्रारंभ किया। बिल्कुल बोलचाली की भाषा ब्रज भाषा नहीं थी। जाके तासे वाके चली ब्रज के इन रूपों को समान रूपों के इन रूपों को सामान्यता जे ही ते ही आदि रूपों में का प्रयोग मिलता है, जो अवधि की बोलचाल में तो अब तक है, पर ब्रज भाषा की बोलचाल में सूर के समय पर नहीं थे, परंतु निश्चार्थ पो का विहार भी पाया जाता है। जैसे जाही लागे सोई पे जाने प्रेम बान अनियारो गोड़ आपन हमार आदि पूर्वी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद है, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी शब्द। ये सब बातें एक व्यापक काव्य भाषा के अस्तित्व की सूचना देती है कि किस प्रकार एक आम भाषा आम बोली को सूरदास जी ने अपनाया, उसे
तिरस्कार की दृष्टि से ना देखते हुए उसी के अंदर कुछ परिवर्तन करके उसे प्रतिष्ठित भाषा के रूप में विकसित किया तथा आज जो शब्द अवधी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या ब्रज भाषा में पाए जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग 15वीं-16वीं शताब्दी में किया। सूरदास जी की काव्य भाषा की विशेषताओं की बात करते हैं तो शब्दों का चित्र निर्माण की जो क्षमता सूरदास जी में है वो और किसी में नहीं है। वह हिंदी के और किसी कवि में नहीं दिखाई पड़ती। यह चित्रमयता केवल वस्तु या व्यक्ति के हुबहू प्रस्तुत कर देने की नहीं है, वरन सूक्ष्म अंगिक चेष्टाओं को व्यंज करने की है। वह गहराई से हर एक आंगिक चेष्टाओं को व्यक्त करने की जो खूबियां सूरदास जी में है वो और किसी में नहीं है। अनुभव, रचनाएं का आकलन, अपने आसपास प्रकृति में हो रहे दृश्य को इस तरह से प्रस्तुत करना कि हर कोई उसे महसूस कर सके। कहीं कहीं सूरदास शब्दों की योजना इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वाक्यार्थ जहां का तहां रह जाता, व्यंग्यार्थ ना जाने कितनी दूर निकल जाता है। यह सब इसी कारण संभव है क्योंकि सूरदास जी सटीक और अर्थवान उपमानों का चयन करते हैं। इसी के कारण सूरदास अलंकारों के साथ भी अच्छा प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनि मूलक शैल्य उपकरणों की सहायता से सूरदास अपनी भाषाओं को सुर और लय के सौंदर्य और माधुर्य से भर देते हैं। इसी प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष आदि निर्देश मूलक अलंकारों, सादृश्य मूलक अलंकारों की योजना इतने सहज भाव से करते हैं कि आचार्य जी ने लिखा है, अंग, भोग, भाव और वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर की उपमा देने की जग से चढ़ जाती है और वो उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा देते चले जाते हैं। सूरदास जी की भाषा एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वाक वैविध्यता देखने के लिए मिलती है और वचन वक्रता का अद्भुत संयोजन सूर के पदों में विद्यमान है, जिसका एक उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है जब गोपियां उद्धव से बात करती है और वो कहती है कि बुराऊ बे कुब्जा भले कियो। शीर्ष पद में देखने के लिए मिलती है जब गोपियां कृष्ण जी से नाराज है और वो उद्धव पर झिलझिलाकर उन पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए उन कृष्ण जी के बारे में कुछ वचन वक्रता से कटाक्ष करती हुई नजर आती है, पर वह इतने सुंदर अक्षरों में सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है कि उसे देखकर उन भावों को समझना अत्यंत सरल हो जाता है। मोहन मांगो अपने रूप में भी वाणी की वक्रता अपने मोहन छटा बिखेरती दिखाई देती है। जब हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा की बात करते हैं तो उनके संप्रदाय का नाम है प्रवर्तक और कृष्ण के स्वरूप बलराम संप्रदाय, वल्लभाचार्य, पूर्ण नंद, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। जब निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं तो निम्बार्काचार्य ने संप्रदाय के प्रवर्तक राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं तो हित हरिवंश में राधा ही प्रमुख है और कृष्ण ईश्वर को भी ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। हरिदास संप्रदाय में सखी संप्रदाय भी कहा जाता है जो कि स्वामी हरिदास जी का है, जिन्होंने निकुंज बिहारी कृष्ण की भक्ति करते हैं। चैतन्य संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हुए जिन्होंने ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की पूजा की है। अष्टछाप, जब हम अष्टछाप की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ का आशीर्वाद की छाप लगी, उन्हें अष्टछाप के नाम से जाना गया। इन 8 कवियों भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठ्ठलाचार्य के शिष्य। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी की हम बात कर चुके हैं। अगर हम उनके अलावा अन्य कवियों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमानंद दास जी जिसमें एक महत्वपूर्ण कवि थे। भावपूर्णता की दृष्टि से परमानंद दास की भाषा अत्यंत सरल थी। इन्होंने कृष्ण लीला को सरस और प्रभावपूर्ण प्रसंगों पर ही पद लिखे हैं। जब इनकी भाषा की विशेषता की बात की जाती है तो यह संपूर्ण काव्य को भाषा सरल और भावविहीन कर देते हैं। वात्सल्य और भाषा के व्यंजन में भाषा की मधुरता विकृता की प्रधानता रखते हैं। नख निखर रूप वर्णों के अलंकारिता का कुछ अधिक ध्यान रखते हैं। विरह के पदों में सरस, मधुर,
दीनता तथा बेबसी से भरी गंभीरता व्यक्त करने के शब्दावली का प्रयोग इनके पदों में देखने के लिए मिलता है। काव्य भाषा के माधुर्य की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में दूसरे सर्वोपरि कवि नंददास है। यदि नंददास की रचनाओं की बात की जाए तो भक्ति भाव से पूर्ण है, पर माधुर्य गुण की प्रधानता है। श्रृंगार रस की व्यंजना के लिए भावपूर्ण रूप शब्द योजना में नंददास अद्वितीय है। इनके साथ ही ध्वनिमूलक शैली उपकरणों का योग उनकी भाषा की ओर प्रधान प्रभावी बन जाता है। उनके उदाहरण है नुपुर, कनक, किनकी, करतल, मजुली, मुरली, ताल, मृदंग, उपंग, चंग, एक ही सुर, जुरुली। इसमें हमें ध्वनि व्यंजना अलंकार देखने के लिए मिलते हैं तथा श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। नंददास के तत्सम शब्दों के प्रयोग प्रचुर मात्रा में किए हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास की तरह उन्हें ब्रज भाषा के साँचे में ढालते हुए नहीं किया है। जैसे योग के लिए जोग का प्रयोग किया है, जहाँ यह जय में परिवर्तित हो गया। सुधृत के लिए क्षुधित का प्रयोग किया है, जहाँ श्रय क्षय में परिवर्तित हो गया है। सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म का प्रयोग किया है, ऊ में परिवर्तित हो गया तथा क्षय क्षय में परिवर्तित हो गया। परिक्रिया के लिए परिकल आदि का प्रयोग किया है, जहाँ क्रय क्रिया करला में परिवर्तित हो गया। ब्रजभाषा के ठेठ शब्दावली के बीच कहीं कहीं प्रचलित पूर्व हिंदी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है। अष्टछाप के बाहर के कवियों की बात करें तो उसमें सूरदास, हरिमोहन, मीराबाई, हरिदास, हित हरिवंश, व्यास जी, श्री भट्ट, ध्रुव ध्रुवदास, रसखान आदि भक्त मिलते हैं। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी साहित्य रचनाओं की हैं। इनमें मीराबाई और रसखान सबसे महत्वपूर्ण है। पर जब हम सूरदास, परमानंद दास और नंददास की बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नंददास जी तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक करते थे, जिनके प्रयोग सूरदास और परमानंद दास जी में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। उनकी भाषा अत्यधिक माधुर्य मिलता है। रसखान की रचनाओं की विशेषता यह है कि इनके पदों के स्थान पर कविता और सवैयों का आश्रय लिया है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को बहुत चलती, सरल और शब्द आडंबर मुक्त बताया है। ध्वनि मूलक शैल्य उपकरणों का भरपूर प्रयोग करते हुए भी न तो अनुपात युक्त होते हैं और ना ही भाषा की चुस्ती और सफाई में कमी आने देते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य हो तो वही रसखान बसे संग गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरे चरो नित नंद के धेनु मझारन, पहान हो तो वही गिरु जो क्रिय हरि छत पुरंदर धारण। इस प्रकार इनकी भाषा बहुत अधिक सरल है और कविता और सवैयों के कारण एक अद्भुतता उनके साहित्य में देखने के लिए मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।